नमस्ते बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। अपना चैप्टर नंबर 11 चल रहा था और चैप्टर नंबर 11 में हमने ईथर वाला टॉपिक शुरू किया था और बेटा एक लास्ट क्लास के साथ ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा आज की क्लास के साथ। तो हम उस टॉपिक को कैरी ऑन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हमने ईथर की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात की थी। ईथर की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात की थी और उसमें हमने तीसरी प्रकार की अभिक्रिया थी नंबर 3 पे CO बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया। क्या लिखा बेटा? CO बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसमें हमने इसकी जो पहली अभिक्रिया पढ़ी थी आपने HX के साथ, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब नंबर 2 पर इसके अंदर जो अभिक्रिया आएगी वो कौन सी आएगी बेटा? अपचयन। क्या लिखा है? अपचयन। तो हम इस अपचयन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे आज। तो टॉपिक को हम शुरू करते हैं, इस अपचयन अभिक्रिया को हम शुरू करते हैं। बेटा टॉपिक को हम आगे शुरू करते हैं। तो टॉपिक अपना क्या आज? अपचयन। तो अब बेटा हम बात करें अपचयन अभिक्रिया की। किसकी बात करते हैं बेटा? अपचयन अभिक्रिया की। तो अपचयन अभिक्रिया की जब हम बात करें तो यहाँ से आपको समझना क्या है कि 2 कंडीशन लेंगे अपचयन के रूप में। एक तो हम लेंगे बेटा द्रव अमोनिया में सोडियम धातु के साथ अपचयन। क्या लिखा है? द्रव अमोनिया में सोडियम धातु के साथ अपचयन। और दूसरा अपचयन हम लेंगे रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ, रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ। तो इन अपचयन की बात करेंगे। तो यहाँ पर अपचयन के लिए हम 2 प्रकार के पदार्थ काम में लेंगे। एक तो किसमें? द्रव अमोनिया में सोडियम धातु, दूसरा रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ। तो अब हम पहले बात करते हैं कि यहाँ पर यदि डाई एथिल ईथर का अपचयन, क्या लिखा है? यदि डाई एथिल ईथर का अपचयन द्रव NH3 में सोडियम धातु के साथ किया जाता है तो एथिल एल्कोहल तथा एथेन प्राप्त होता है। तो ये बात आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बेटा कि अगर डाई एथिल ईथर का अपचयन द्रव NH3 में सोडियम धातु के साथ किया जाता है तो आपको एथिल एल्कोहल और एथेन प्राप्त होगा। लेकिन आपने लिया क्या? यहाँ पर फिक्स है डाई एथिल ईथर। तो यहाँ बात करें C2H5O C2H5 C2H5O C2H5। इसका मैंने क्या किया बेटा? अपचयन। और अपचयन के लिए हाइड्रोजन लिया और किसकी उपस्थिति में? द्रव NH3 में कौन सी धातु बेटा? सोडियम धातु है। अब बेटा मैंने यहाँ पर H कितने लिए? 2। इस बंध को बेटा मैंने यहाँ से तोड़ दिया तो ये H तो कहाँ जुड़ गया? एक H तो मैंने यहाँ जोड़ दिया तो क्या बन गया? C2H5OH। इस एक H को मैंने यहाँ जोड़ दिया तो क्या हो गया? C2H5OH। और दूसरे वाले H को मैंने इसके साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया? C2H6। तो ये क्या बन गया आपका? एथिल एल्कोहल और ये C2H6 एथेन बन गए। तो याद रखना है कि यदि आपने डाई एथिल ईथर का अपचयन, डाई एथिल ईथर का अपचयन यदि आपने द्रव अमोनिया में सोडियम धातु के साथ किया है तो आपको एथिल एल्कोहल तथा एथेन प्राप्त होता है। रिएक्शन सिंपल सी है। ये लिखा मैंने डाई एथिल ईथर
अपचयन कर रहे हैं द्रव NH3 में सोडियम धातु के साथ, तो ये बंद यहाँ से टूटा तो एक H यहाँ जोड़ दिया, तब तो गया C2H5OH और C2H5 और H, तो ये एक H यहाँ जोड़ देंगे C2H6 एथेन बन गया। तो इसका क्या नाम हुआ बेटा? एथिल एल्कोहल। और ये जो बना है उसको आपने क्या नाम दिया बेटा? एथेन। इसका क्या नाम है बेटा? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। अब हम बेटा बात करें, अगर डाई एथिल ईथर का अपचयन, डाई एथिल ईथर का अपचयन अगर हम रेड फास्फोरस और HI के साथ करेंगे तो केवल आपको एल्केन प्राप्त होगा। एल्केन। देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन कि डाई एथिल ईथर का अपचयन, क्या लिखा बेटा? डाई एथिल ईथर का अपचयन रेड फास्फोरस तथा HI के साथ कराने पर, क्या लिखा है? डाई एथिल ईथर का अपचयन रेड फास्फोरस तथा HI के साथ कराने पर एथेन प्राप्त होता है। बेटा रिएक्शन समझते हैं। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला आप जानते हो, C2H5O C2H5। अपचयन करेंगे तो हाइड्रोजन लिखा है यहाँ पे, और अपचयन किसकी उपस्थिति में बेटा? रेड फास्फोरस प्लस HI। यहाँ मैंने कितने हाइड्रोजन लिए? 4। यहाँ मैंने कितने हाइड्रोजन लिए बेटा? 4। तो ये जो 4 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर लिए हैं, 4 में से 2 हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ के जल के अणु के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। कि 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के जल के अणु के रूप में बाहर चले गए, तो वो तो मैंने लिख दिया H2O बाहर चला गया। अब 2 हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन मैंने इसके साथ ऐड कर दिया, दूसरा हाइड्रोजन मैंने इसके साथ ऐड कर दिया। जब हम इसके साथ हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? C2H6, और एक इसके साथ ऐड करेंगे तो C2H6, तो 2C2H6 क्या बन गया? एथेन। तो बेटा यहाँ पर आपको विशेष बात याद क्या रखनी है वो सुन लेना कि अगर आपने डाई एथिल ईथर का अपचयन द्रव अमोनिया में सोडियम धातु के साथ करवाया तो आपको एथिल एल्कोहल प्लस एथेन प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपने डाई एथिल ईथर का अपचयन केवल रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ किया तो केवल आपको एथेन प्राप्त होगा। तो ये अपचयन वाली 2 कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को आपको विशेष ध्यान देना है कि इनको हमें किस प्रकार से याद करना है। इसके बाद हो गया अभिक्रिया, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें ईथर के साथ। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आपने? अब बेटा आगे देखो, नेक्स्ट अभिक्रिया हम करवा रहे हैं, इसमें नंबर 3 पे आ जाएगी आपकी एसिटिल क्लोराइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। क्या लिखा है? एसिटिल क्लोराइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो बेटा रिएक्शन जब हम लिख रहे हैं तो हमें सीधी सी बात है कि ईथर की क्रिया एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे, और यह अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में होती है। बेटा ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में होती है। अब जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको मैंने बार बार ये चीज़ें बता दी थी कि एसिटिल क्लोराइड फॉर्मूला क्या होता है एसिटिल क्लोराइड का, कमेंट्स में आप बता सकते हो चाहो तो, CH3C+OCl, CH3C+OCl, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिल क्लोराइड।
और एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये फॉर्मूला तो किसका हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड का, और यह फॉर्मूला हो गया एसिटिल क्लोराइड का। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल। तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला तो गया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और एसिटिक एनहाइड्राइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। बड़ा आज चैप्टर का एंड है, समाप्त हो जाएगा चैप्टर। इसी के साथ एक दो रिएक्शन अपनी और पेंडिंग है। तो अब हमें इथर की अभिक्रिया, डायथिल इथर ले रहे हैं हम नॉर्मली, तो एक बार इथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवा देते हैं, दूसरी बार अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो पहले करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, अब C2H5O C2H5। अब देखो बेटा क्या होता है, यहाँ से C2H5 और यहाँ से Cl बाहर गया, यहाँ से C2H5 और यहाँ से Cl बाहर गया, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या कंडीशन आएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ से क्या बार चला जाएगा, C2H5 Cl, तो यहाँ लिख दो C2H5 Cl, C2H5 Cl। और ये ध्यान विषय रखना है कि ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है बेटा, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। C2H5 Cl मतलब एथिल क्लोराइड बाहर चला गया, शेष क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या जोड़ दिया, O C2H5। और मैंने ये कहा है कि जब ये स्ट्रक्चर बनती है तो कौन सा कंपाउंड बनता है बेटा, एस्टर। क्या नाम बताया था मैंने आपको, एस्टर। और इस एस्टर का क्या नाम है, इसको बोलते हैं एथिल, और इसका एसीटेट, तो एथिल एसीटेट। तो हमने इस कंपाउंड का क्या नाम दे दिया, एथिल एसीटेट। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया करवा दे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये C2H5O C2H5, इसके साथ अभिक्रिया करवाने बेटा किसकी उपस्थिति में, वही निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो देखो बेटा क्या होता है, इसको मैंने यहाँ से तोड़ दिया और इसको मैंने यहाँ से तोड़ा, C और O वाले बंधु हमने विदलन कर दिया, तो क्या होगा, इस CH3 COO C2H5 के साथ तो ये जुड़ जाएगा, CH3 CO और इसके साथ ये जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या जोड़ दिया आपने, C2H5, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये आपने ऐड कर दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 बन गया। अब देखो बेटा यहाँ पे दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो सेम का सेम ये दूसरा कंपाउंड बन गया। तो ऐसे क्या बन गया, दो नाम दे दिया आपने एथिल एसीटेट। तो आपको याद क्या रखना था कि एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड दोनों की क्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में ईथर के साथ करवाते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। चाहो तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि एसिटिल क्लोराइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया निर्जल ZnCl2, एसिटिल क्लोराइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में डाई एथिल
ईथर से कराने पर क्या प्राप्त होगा आपको? एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। तो ये कौन सी अगली अभिक्रिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बेटा नेक्स्ट अभिक्रिया की हम बात करें। अब बेटा ईथर की हम अन्य अभिक्रिया की बात करेंगे, जिसमें दो अभिक्रिया पढ़ेंगे। ईथर की अन्य अभिक्रिया, जिसमें पहली अभिक्रिया है बेटा आपकी निर्जलीकरण। ईथर की अन्य अभिक्रियाओं की बात करें तो जिसमें आपकी अभिक्रिया कौन सी है बेटा? निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि डाई एथिल ईथर की वाष्प को 653 केल्विन ताप पर Al2O3 एल्यूमिना हो गया। Al2O3 को क्या बोलते हैं? एल्यूमिना पर प्रवाहित करने से जल का अणु का निष्कासन जल के अणु का निष्कासन हो जाता है तथा एथीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटा? एथीन प्राप्त होती है। अब देखो बेटा, इसमें डाई एथिल ईथर की वाष्प को 653 केल्विन ताप पर किस पर प्रभावित की? Al2O3। तो CH3 CH2O CH2 CH3, ये क्या आपका डाई एथिल ईथर 653 केल्विन टेम्परेचर और Al2O3 पर हमने प्रभावित किया था। अब देखो क्या होता है बेटा कि बेटा एक H यहाँ से निकाल लो, जो CH3 है वहाँ से एक H निकाल लो, एक H CH3 यहाँ से निकाल लो, और O इसके साथ ये जल के अणु के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो जल का अणु कैसे बाहर निकाला? एक H यहाँ से लिया, एक H यहाँ से लिया और O जल का अणु बाहर। अब यहाँ से आपने H ले लिया, यहाँ से आपने H ले लिया तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने अणु बन जाएंगे इससे बेटा? 2। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बन गए बेटा? आपकी एथिन। क्या बन गए बेटा? एथिन का आपका निर्माण हो गया। तो कोई विशेष अभिक्रिया नहीं है बेटा। इसके बाद अगर हम अगली अभिक्रिया की बात करें तो दूसरी अभिक्रिया है CO के साथ। CO का मतलब बेटा बात है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है ये समझा दूँ कि डाई एथिल ईथर को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 398 केल्विन से 423 केल्विन ताप पर, टेम्परेचर कितना लिया बेटा? 398 से 423 केल्विन ताप, और वायुमंडलीय दाब होता 500। तो डाईएथिल ईथर को CO के साथ 398 केल्विन ताप तथा 500 atm दाब पर BF3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर बेटा ये इसके अंदर ऐड होगा और आपको एस्टर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? गर्म करने पर एस्टर प्राप्त होता है। बेटा एक समीकरण लिख रहा हूँ, समझना जल्दी से। C2H5O C2H5 क्रिया किससे करवाई? CO से। टेम्परेचर 398 केल्विन से 423 केल्विन टेम्परेचर है, 500 atm वायुमंडलीय दाब है, उत्प्रेरक BF3 है। अब बेटा कुछ नहीं है, इस CO को यहाँ ऐड कर दो,
इस CO को कहाँ ऐड कर दो बेटा, यहाँ पर बीच में ऐड कर दो, आपका उत्पाद बन जाएगा। तो C2H5, इस CO को मैंने ऐसे रख दिया C डबल बॉन्ड O, इस CO को मैंने यहाँ कैसे रख दिया C डबल बॉन्ड O, और शेष को ऐसा कैसा जोड़ दो तो OC2H5, OC2H5। तो ये आपका क्या प्राप्त हो गया बेटा, एस्टर। बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा अंधेरा हो रहा है इस कारण से, इसलिए मैंने आज थोड़ी फटाफट क्लास अपनी कंप्लीट की है। तो ये आपकी ईथर की जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया थी, ईथर की जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया थी वो सब आपकी समाप्त हो गई है। इसके साथ एक शब्द की बात करूँगा मैं, आपने एक नाम सुनोगे नेटेलाइट। नेटेलाइट बेटा एल्कोहल प्लस ईथर, एल्कोहल प्लस ईथर के मिश्रण को नेटेलाइट बोलते हैं। एल्कोहल प्लस ईथर के मिश्रण को नेटेलाइट बोलते हैं, और इसका उपयोग बहुत से स्थानों पर पेट्रोल के स्थान पे इसका उपयोग है। पेट्रोल के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, नेटेलाइट है। जहाँ पेट्रोल की कमी होती है तो नेटेलाइट किसको बोलते हैं, एल्कोहल प्लस ईथर को बोलते हैं, और पेट्रोल के स्थान पर हम नेटेलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो बेटा इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ बेटा अपना ये चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 11 था वो मैंने बिल्कुल आपको कंप्लीट करवा दिया है, और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जल्द ही टेस्ट कब होगा वो मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा सूचित कर दूंगा। तो आज की क्लास बेटा अपनी समाप्त है।